गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है अपने वही 15 क्वेश्चंस अब आज सॉल्व करेंगे जो हम लोग पहले कर रहे थे, बराबर ना। ओके, तो आप स्क्रीन बोर्ड पे जो अपने ये 15 क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनका आंसर दीजिए और अपना एनालिसिस करिए कि हम लोग जो है कहाँ तक हमारी तैयारी पहुँची है। राइट, तो जल्दी से आंसर दीजिए जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। रितेश राज, राहुल, MS चौधरी, ओके, उगम सिंह, आरू चौधरी, रितेश, बहुत अच्छा। चलो आंसर भेजो जल्दी से। क्लास नहीं होगी, होगी रे, क्लास कैसे नहीं होगी, थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन फर्स्ट अपना इस प्रकार से है कि समुद्र तल पर स्मॉल जी का प्रमाणिक मान होता है। स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान कितना होता है? तो 11.2 मील पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? हाँ, बहुत सिंपल है। अरे सी कैसे आ रहा है आंसर? सी नहीं, सी 3.8। अरे 3.8 कब होता है भाई? स्मॉल जी का मान तो इतना ही होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने समुद्र तल दे रखा है, समुद्र तल पर स्मॉल जी का मान कितना होगा? अरे इतना ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने ये थोड़ी कहा है कि विषुवत रेखा या कुछ और, राइट है ना, यानी कि स्मॉल बी, अपना बी आंसर ही जो है वो राइट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है, ये देखो क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर कुंदन सिंह, मोते सिंह, हाँ जी, बहुत अच्छा, शाबाश कुंदन सिंह, सी। ओके ओके, वेरी गुड भाई। चलो सी आंसर आ रहा है आप सभी का, है ना? हाँ जी, तो अभी अभी मैंने आपको कहा था प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से होता है। ये हमारी क्या है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य जो है भूमध्य रेखा होती है, यानी विषुवत रेखा होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान जो है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, जो कि पहला कथन बिल्कुल सही बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, सेकंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ध्रुवों पर जो है स्मॉल जी का मान जो है वो मैक्सिमम होता है। ये भी बात बिल्कुल ही सही है, एकदम करेक्ट है, यानी कि स्मॉल जी का मान हमारे विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जो है स्मॉल जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि कम होता है, जीरो होता है, बराबर ना। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही होंगे, यानी कि सी आंसर जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। राइट, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से कितना गुना अधिक से घूमने लगी ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तुओं का भार जो है वो शून्य हो जाए? यस, क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से किस चाल से अधिक चाल से घूमे, आइबासन, यानी जितनी उसकी घूर्णन गति है उससे कितना अधिक घूमे ताकि विषुवत रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाए, यानी कि स्मॉल जी का मान जो है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो जल्दी से आंसर दो इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर दो। कुंदन सिंह, ओके, लक्ष्मण, उगम, शिवपाल सिंह, बहुत अच्छा। तीसरे का आंसर जो है वो सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, क्या बात है, सी और बी। आरू चौधरी सी आंसर दे रहा है, कुंदन सिंह बी, राहुल बी,
इस प्रकार से सभी नितेश मिश्रा, मोती सिंह सिसोदिया, उगम सिंह जैसलमेर सी आंसर दे रहे। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका तो बिल्कुल ही करेक्ट है, और जिन्होंने ये 10 गुना दिया भाई 10, अरे भाई कुंदन सिंह बी कैसे आंसर दे रहा है? टेक्निकल का होकर भी इस प्रकार से आंसर मत दे भाई, बी आंसर नहीं होगा राजा, आंसर तो 17 गुना। यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुना अधिक घूमने लगे तो यहाँ विषुवत रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार जो है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर मैं यह कहूं कि पृथ्वी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और अगर मैं चाहता हूं कि इस पे विषुवत रेखा पे रखी हुई वस्तु का भार 0 हो जाए, तो इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई यानी 17 गुना अधिक यानी कि 340 किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर बताया है मैंने। ओके चलो ठीक है, तो आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर दो, क्या है? द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। ये क्वेश्चन मेरे 1 साल की पढ़ाई में पहली बार आया है मेरे सामने। क्या बात कर रहा है ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, हाँ, और मैंने कम से कम जो है वो 4 से 5 बार करवाया है, ऐसा मत कर राजा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी से। अच्छा, 4th का आंसर आ रहा है अब बी, द्रव का तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से आंसर दो। यस, कम हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। नितेश, दर्शन कुमार, सुरभि नेगी, ओके बहुत अच्छा। आर्मी, ओके, सीधी सी बात है भाई, कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ध्रुव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाएगा, राइट। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव के उदाहरण है? तो जल्दी से आंसर दो भाई। सरफेस टेंशन के जो है वो कौन से एग्जाम्पल है? जल्दी से आंसर दो। पतली सुई का पानी पर तैरना, गर्म सूप स्वादिष्ट लगना, साबुन के घोल के बुलबुले का बड़ा बनना, कौन से जो है इसमें पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल है? जल्दी से आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भेजो। लिक्विड का कम हो जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा, बिल्कुल कुंदन सिंह, राइट बी, ओके बहुत अच्छा। शिवपाल सिंह, आरू चौधरी, कुंदन सिंह, सौरभ नेगी, लक्ष्मण सिंह, ओके शिवपाल सिंह बहुत अच्छा। अनिल रेडी, दर्शन कुमार वेरी गुड, सही बात है भाई, यानी कि ये उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर राइट होगा। यानी कि पतली सुई का पानी पर तैरना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, साबुन के घोल के बुलबुले का बड़ा बनना, ये सभी जो है वो पृष्ठ तनाव के कम के जो है वो क्या हो जाएंगे? ये सारी सीधी सी बात है, ये सारे के सारे पृष्ठ तनाव के जो है वो एग्जाम्पल है, राइट। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। प्रासर्वीय तरंगे उत्पन्न करने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाता है? लोह, चुंबकीय पदार्थ, ताप, विद्युतीय पदार्थ, दाब, विद्युतीय पदार्थ या कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? प्रासर्वीय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाता है? प्रासर्वीय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने के लिए जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6। आप पहले बोल रहे थे कि सर अच्छे क्वेश्चन लाओ, हमेशा अच्छे, तो आइए देखो अब आंसर दो। प्रासर्वीय अल्ट्रासाउंड 6 में अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करने के लिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर दो तो मैं जानूं क्या होगा। कुंदन ने डी,
रितेश राज आर्मी बी, कुंदन सिंह फेंका फेंकी ना करना, ठीक है ना, ऐसे ही, वेरी गुड। ये दर्शन कुमार बिल्कुल, वाह, एक का आंसर जो है बिल्कुल सही है, दाब विद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगर हमें अल्ट्रासाउंड जो है उत्पन्न करना है तो हमें दाब विद्युत पदार्थ का जो है वो उपयोग करना पड़ेगा। यस, 6 में ए नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे या सूक्ष्म तरंगे? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे या सूक्ष्म तरंगे? कौन सी? 7वें का आंसर दो भाई, क्या होगा? 7 नंबर का, हाँ 7 नंबर जल्दी से दो, 7 नंबर का। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सबने राइट किया है, क्या बात। कुंदन सिंह ए, सौरभ नेगी, शिवपाल सिंह टप्पू, बहुत अच्छा, उगम सिंह अनिल, वेरी गुड, शाबाश। आरू चौधरी ए, रितेश राज, दर्शन कुमार, एक्स किरण, बहुत अच्छा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल जो है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? यानी प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा जो है वो सामान्यतः एक्स किरण ही लेकर जाती है, राइट। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। देखो आज क्वेश्चन भी देखो भरमार है और बड़े बड़े हैं। यदि पृथ्वी यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार जो है वही रहेगा। ऑप्शन बी, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। एंड ऑप्शन डी, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। तो भाई अगर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर मुझे सेंड करो, क्या होगा? ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो। 8 में बी नंबर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, क्या बात है। यस, बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, महेंद्र राज, दिनेश, कुंदन सिंह, लक्ष्मण, सौरभ, आरू चौधरी, रितेश राज, बहुत अच्छा, शाबाश। अनिल, वेरी गुड, यानी कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भार जो है वो शून्य हो जाए लेकिन प्यारे विद्यार्थियों द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, द्रव्यमान कोई कम थोड़ी होगा। आई बात समझ में ना? ओके, ऐसा थोड़ी है कि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा तो अपने में से ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, पहले 5 लीटर था अब 3 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ भार में क्या हो रही है? कमी हो रही है। हमारे ऊपर जो भार हो रहा है ना, जो प्रेशर है ना, वही तो अगर मैं कहता हूं मेरे ऊपर मेरा जो वेट है वो 70 kg है तो ये 70 kg मेरे ऊपर क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, आप समझ सकते हो। और मैं चाहता हूं कि मेरा वेट जो है 0 हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण को हटा दो, अपने आप 0 हो जाएगा वेट। आई बात समझ में? तो भार जो होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है, न कि द्रव्यमान पे। द्रव्यमान जो है वही रहता है, चाहे गुरुत्वाकर्षण हो या चाहे ना हो, राइट। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? दाब अंतर के कारण? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब में अंतर के कारण, सहसंयोजक केसी की घटना या तेल कम श्यानता के कारण? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आरू चौधरी ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर कुंदन सिंह, फिर सौरभ नेगी,
रितेश राज चंदावत, बहुत अच्छा। उगम सिंह, बहुत अच्छा भाई, शबाश। दिनेश बिश्नोई, बहुत अच्छा। शिवराज सिंह टप्पू, बोम सिंह, दर्शन कुमार, बहुत अच्छा, शबाश। महेंद्र राज। प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि कृषि के घटनाओं के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पौधों में जो है वो पानी का ऊपर चढ़ना, ठीक है ना, भीगे हुए तौलिए का पूरा भीग जाना, फिल्टर पेपर का जो है वो भीगना, आई बात समझ में, एक किसान के द्वारा वो जो है अपने खेत की जुताई करना, ये सारी जो चीजें जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारे केशिकाओं का जो है एग्जाम्पल है, राइट। ओके, आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से, चालन से, विकिरण विधि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर? सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उस दिन भी आया था। कुंदन सिंह आंसर भेज पहले। शाबाश, ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यानी कि संवहन मेथड के द्वारा। ओके, तो पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है ना, वो संवहन विधि के द्वारा होता है। पृथ्वी के तल का गर्म होना वो सामान्यतः जो है वो सामान्यतः किसके द्वारा होगा? विकिरण विधि के द्वारा तल का गर्म होना। और चालन जो होती है वो सामान्यतः ठोस में होती है, ठीक है ना। ओके, और संवहन मेथड जो होता है वो सामान्यतः द्रव तथा गैसों में होता है, ये चीज ध्यान में रखना, द्रव तथा गैसों में। ओके, और विकिरण विधि जो होती है ना, विकिरण विधि किसी में नहीं होती, सूर्य न द्रव में होती है, ना गैस में होती है, ना ठोस में। तो उष्मा का संचरण द्रव और गैसों में तो संवहन विधि द्वारा होता है, ठोसों में जो है वो चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। और अगर पृथ्वी के तल का गर्म होना वो किसके द्वारा? तो विकिरण विधि के द्वारा। ओके, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी के तल का गर्म होना उष्मा संचरण की कौन सी विधि है? तो हम लोग कहते हैं विकिरण विधि, वरना हम लोग कहेंगे संवहन विधि। वायुमंडल का गर्म होना संवहन विधि होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन अपना यही है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से क्लिक करके आंसर दो फटाफट। आंसर चला गया है गुरुजी 11वें में। ओके, डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, डी, शाबाश, डी ही आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। ओके, रतन देवासी जोधपुर, आरू चौधरी, सौरभ नेगी, रितेश राज, ओके, कुंदन सिंह, अनिल, शिवराज सिंह भाटी, ओके, उगम सिंह, बोम सिंह, दर्शन कुमार, बहुत अच्छा, शाबाश। अशोक सांचोड़, बहुत अच्छा। रतन देवासी जोधपुर, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, डी स्कर्वी, ओके, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? दांतों का, अपने शरीर का सबसे कठोर भाग, दांतों के इनेमल से जो है वो खून आने लगता है, बराबर ना। ओके, आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 12, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है। आनुवांशिकता नियम के जन्मदाता है कौन है भाई? जल्दी से आंसर दो। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आनुवांशिक के नियमों के जन्मदाता कौन है? जेनेटिक्स, अ फादर ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ रूल, ठीक है ना। जेनेटिक्स रूल्स के जो है वो फादर कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। और चौधरी सी, सौरभ नेगी सी, बहुत अच्छा। दर्शन कुमार, महिपाल सिंह चोपड़ा, ओके, बहुत अच्छा। सभी के आंसर जो है वो एकदम सही आ रहा है, बहुत अच्छा, सी आंसर आ रहा है, यानी कि मेडल, ग्रेगर जॉन मेडल। ये ग्रेगर जॉन मेडल को हम लोग जो है अपनी आनुवांशिकी का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, आनुवांशिक नियम के जन्मदाता बोलते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेडल को, राइट। ओके, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखो, जल्दी से आंसर दो भाई। नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित जो है वो कौन था? ओके, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित, जल्दी से आंसर दो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शबाश, 13 में ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, शबाश, यस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ल्स डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन ही होगा। प्राकृतिक वर्णवाद या फिर हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन सही हो जाएगा, बराबर ना। रॉबर्ट हुक सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित, डी ब्रीज उत्परिवर्तन से संबंधित है, लेमार्क अलग चीज है, बराबर ना। ये भी अपने जो है इन्होंने जो है वो लेमार्क ने ये बताया था, अपने पृथ्वी के बारे में बताया था, और इसने जो है जिराफ के बारे में बताया था, ये सारे क्वेश्चन, बराबर ना। तो ध्यान में रखना। आगे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दो। कीटों से संबंधित जो विज्ञान होती है, साइंस होती है, उसे हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो जल्दी से आंसर दो भाई, किस नाम से जानते हैं? एंटोमोलॉजी, आर्थिनोलॉजी, ऑरिन्थोलॉजी, या अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो, 14 जल्दी से आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों। ओके, यानी 14 का आंसर ए आ रहा है, यानी उगम सिंह जैसलमेर, ए किशन सिंह, महेंद्र राज, संदीप यादव, भोम सिंह, बहुत अच्छा, शिवराज सिंह टप्पू, बहुत अच्छा भाई, जुलूस एक्स एक, ओके, पूरन सिंह, दर्शन कुमार, एंटोमोलॉजी, वेरी गुड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी यानी कीटों के अध्ययन को हम लोग जो है एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑरिन्थोलॉजी जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोलॉजी बोलते हैं। ये चीज भी जो है वो ध्यान में रखना है, ओके, यस। ए नहीं होगा कुंदन सिंह, जीतू सिंह, ए नहीं होगा, ए बराबर होगा अपने पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है ना। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग जो है अच्छा 14 का आंसर, हाँ ए आंसर सही है, ठीक है ना। आरू चौधरी, ओके, अनिल, ओके, एंटोमोलॉजी बिल्कुल सही है, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोलॉजी कहते हैं, राइट है ना। और कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी कहलाती है, राइट, ओके, चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद अपना रिजल्ट शो, ओके। पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क, पादप, प्राइमेट्स या जीवाश्म? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा, और सोच समझ के आंसर देना है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है बहुत सोच समझ के आंसर देना है, ध्यान में रखना, ओके। डी बी क्या बात है? शिवपाल सिंह भाटी टप्पू, आरू चौधरी, सौरभ नेगी, क्या बात है भाई। पादप, दर्शन कुमार, पादप, प्लांट, अरे वाह, ओके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा भाई, जल्दी से, ओके प्यारे विद्यार्थियों, मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। पादप आकारी के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, ओके। प्राइमेट्स जो होता है वो हमारी चट्टानें वगैरह जो होती है उनको हम लोग जो है बोलते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे? जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग जो है अपने
पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। पैलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहेंगे। ओके, जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करनी है तो हमें आयु फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है कार्बन का एक समस्थानिक चाहिए होता है, और वो कार्बन का समस्थानिक कौन सा होता है? C14। इसके जरिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने कार्बन्स की जो है जीवाश्म की आयु को फाइंड आउट करते हैं। कार्बन के किस समस्थानिक के द्वारा? तो C14 के जरिए हम लोग जो है वो करते हैं। राइट, हाँ भाई, अपना रिजल्ट जल्दी शो करो। कुंदन सिंह 15 में से 14, आरुष चौधरी ओके, जल्दी से अपना रिजल्ट दो। अच्छा, शिवराज सिंह टप्पू ओके 11th राइट है 15 में से, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, शाबाश, हमेशा देखा करो वीडियो, ठीक है ना। ओके, संदीप यादव 15 में से 15, ईमानदारी से बताना भाई। उगम सिंह 12, बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा, अपना अपना रिजल्ट। ओके, बहुत अच्छा, 15। ओके, शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, आज भी रिजल्ट जो है अच्छा रहा कि एक के स्टूडेंट के जो है 11 नंबर आए, बाकी के जो है 15 नंबर बता रहे, किसी के 14 आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जिसके कम नंबर है वो तैयारी अच्छे से करते रहो और अपने वीडियो जो है कंटिन्यू देखते रहो, राइट है ना। चलो चलते हैं, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।